2 साल। समय की धूल कुछ यादों पर ऐसे जम जाती है कि वो साफ दिखना बंद हो जाती हैं, और कुछ पर ऐसे कि वो और भी तीखी हो उठती हैं। कश्मीर के उस छोटे से पहाड़ी शहर सोनमर्ग में, जहां चीड़ के पेड़ बर्फ के लबादे ओढ़े खड़े रहते हैं, समय एक अजीब खामोशी के साथ बहता है। यहाँ का हर पल, हर दृश्य प्रकृति के इस श्वेत श्याम कैनवस पर बनता एक रोमांटिक चित्र लगता है। पर क्या सचमुच जो दिखता है वही होता है? कहानी की शुरुआत एक भरोसे से होती है। एक ऐसा भरोसा जो इंसान को अपनी दुनिया का सबसे मजबूत स्तंभ लगता है। आदित्य ने अपनी पत्नी मयूरा पर वो भरोसा किया था जिस पल वो उनकी साझा जिंदगी के दरवाजे से बाहर कदम रखकर एक छोटी व्यावसायिक यात्रा पर निकला। उसी पल एक ऐसी कहानी ने जन्म ले लिया जो उनकी दुनिया की नींव को हिलाकर रख देने वाली थी। उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है, वही उसके सबसे अनमोल रिश्ते के बीच एक दरार का कारण बन जाएगा। सुबह का वक्त था। रात भर लगातार गिरने वाली बर्फ अब भी हल्की हल्की फुहार की तरह नीचे आ रही थी, जैसे आकाश धीरे धीरे अपने सितारे जमीन पर बिखेर रहा हो। पहाड़ की तलहटी में बनी छोटी सी लकड़ी की कुटिया के बाहर का नजारा एक शुद्ध, निर्विकार श्वेत चादर जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात के सारे रहस्य, सारे अधूरे वाक्य और दबे हुए इरादे उस बर्फ की मोटी परत के नीचे दफन कर दिए गए हों। कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक खामोश बेदाग सफेदी। कुटिया की खिड़की धीरे से खुली। मयूरा ने बाहर झांका। ठंडी हवा का एक झोंका भीतर आया और उसके लंबे काले बालों को उड़ा दिया। उसके चेहरे से लिपट गए। उसने गहरी सांस ली। हवा में चीड़ की सुगंध थी और बर्फ की उस तेज साफ महक की जो फेफड़ों में जाते ही जैसे सारी गंदगी साफ कर देती है। पर आज वो साफगी उसके मन के भीतर नहीं पहुंच पा रही थी। उसके दिल की धड़कनों के बीच अब भी कल रात के वो पल गूंज रहे थे। कार्तिक की वो गहरी बेचैन नजरें, उसका वो भूरे रंग का ऊनी जैकेट जिस पर बर्फ के कण जमे हुए थे, और वो एक स्पर्श जो अब एक सुखद स्मृति नहीं बल्कि एक गहरा भारी बोझ बनकर उसकी आत्मा पर लद गया था। रसोई से कॉफी की खुशबू आ रही थी। आदित्य वहां खड़ा एक प्राचीन स्टोव पर कॉफी बना रहा था। गुड मॉर्निंग मयूरा, उसने कहा बिना मुड़े। उसकी आवाज में नींद की मिठास और दिनचर्या की सामान्यता थी। लगता है बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पिछले 3 दिन से लगातार। मयूरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसके होठ कोने तक उठे। हाँ, शायद कुछ देर में रुक जाएगी। लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। उसकी आंखें जो सामान्यतः शहनाई की तान जैसी मधुर होती थीं, आज एक धुंधली उदास झील की तरह थीं। उसी वक्त पीछे से आवाज आई। कार्तिक उठ गया क्या? आदित्य ने पूछा, अब मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए। हाँ, मयूरा ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। वो बाहर टेरेस पर गया है। कह रहा था थोड़ी ताजा हवा लेनी है। आदित्य ने सिर हिलाया। उसे ये ठंड खींचती है, कहता इससे विचार साफ होते हैं। तभी मयूरा के हाथ से कॉफी का प्याला लगभग छूट ही गया। गर्म तरल उसकी उंगलियों से टकराया और वो चौंक कर सहम गई। उसने जल्दी से प्याला संभाला, अपना हाथ पोंछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मैं भी टेरेस पर जाकर देख आती हूं, उसने जल्दीबाजी में कहा। 2 टेरेस पर एक सच, अ ट्रूथ ऑन द टेरेस। टेरेस पर हवा और भी तेज थी, जो बर्फ के कणों को तीखी सुइयों की तरह चेहरे पर मार रही थी। कार्तिक रेलिंग के पास खड़ा था, पीठ दरवाजे की तरफ। उसके काले बालों पर बर्फ के टुकड़े जम गए थे, जैसे प्रकृति ने उसे एक चांदी का ताज पहना दिया हो। उसकी पतली कश्मीरी शाल हवा में लहरा रही थी। वो गहरी सोच में डूबा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मयूरा के कदमों की आहट उसे सुनाई दी, उसका शरीर तन गया। मयूरा धीरे धीरे उसके पास गई। दोनों के बीच की दूरी महज कुछ फुट रह गई थी, पर वो एक खाई की तरह लग रही थी। खामोशी बोझिल हो रही थी। मयूरा ने हिम्मत जुटाई। कल, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। उससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कार्तिक ने बीच में ही कहा। उसकी नजरें अब भी दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर टिकी हुई थी। मुझे पता है, जो हुआ वो गलत था। उसने रुककर एक गहरी सांस ली जो ठंडी हवा में सफेद बादल बनकर निकली। फिर धीरे से मुड़ा और अपनी उन गहरी भावनाओं से लबालब आंखों से मयूरा को देखने लगा। पर मयूरा, गलती सिर्फ वही होती है जब दिल मजबूर ना हो, जब वो चुनाव कर सके। मेरा दिल उस पल मजबूर था। मयूरा का गला सूख गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था,
वो जो कहना चाहती थी, वो शब्द उसके गले में अटक गए थे। कार्तिक की बात ने उसके आत्मा के उस कोने को छू दिया था, जिसे वो खुद भी नहीं देखना चाहती थी। कार्तिक ने आगे बढ़कर कहा, उसकी आवाज में एक अजीब कोमलता और पीड़ा का मिश्रण था। मैं नींद में भी तुम्हें सोचता रहा। तुम्हारी याद के बिना अब कोई पल पूरा नहीं होता। लगता है इस सारे कश्मीर की ठंड ने मेरे दिल में आग लगा दी है, एक ऐसी आग जो बुझती ही नहीं। मयूरा ने कहा, बस करो कार्तिक। उसने अपनी आवाज में एक अनचाही बजते हुई ली। उसने चारों तरफ देखा, मानो दीवारों के पीछे कोई छिपा हो। यहां बर्फ है मयूरा, बर्फ सब आवाजें दबा देती है, सच्चाइयां भी और झूठ भी। इतना कहकर उसने अचानक आगे बढ़कर मयूरा के हाथ अपने हाथों में ले लिए। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, लेकिन कार्तिक के स्पर्श से, उसकी हथेलियों की गर्माहट से वे तुरंत जैसे पिघलने लगे। एक विद्युत सी चिंगारी उस स्पर्श से होती हुई मयूरा के पूरे शरीर में दौड़ गई। मयूरा ने विरोध नहीं किया, वो तब सी खड़ी रही। उसने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वो खुद को उस पल से दूर करना चाहती हो। और उसी पल ऊपर से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा, शायद चीड़ की डाल से फिसलकर सीधा मयूरा के होठ पर आकर गिरा। वो चौंकी और उसकी आंखें खुल गईं। कार्तिक ने धीरे से अपना चेहरा उसके और नजदीक लाते हुए कहा, देखा, बर्फ भी तुम्हें छूने की कोशिश कर रही है। मयूरा ने आंखें उठाईं। उसकी और कार्तिक की नजरें मिलीं, और उस पल सारी ठंड, सारी हिचकिचाहट, सारे नैतिक प्रश्न, सब कुछ जैसे पिघलकर भाप बनकर उड़ गए। उनके बीच की हवा में एक तनाव था, एक ऐसा आकर्षण जो ठंड में भी जल रहा था। वो एक पल था बिना शब्दों का, बिना भविष्य की चिंता के, सिर्फ एक एहसास का जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कार्तिक ने धीरे से हाथ उठाकर मयूरा के चेहरे से लिपटे हुए बालों को हटाया, उसके कान के पीछे किया। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि मयूरा ने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ, प्यार का, डर का, अपराध बोध का। बाहर बर्फ गिरती रही, शांत और निर्बाध, पर उनके भीतर आग और तेज जल रही थी। नीचे से आदित्य की आवाज आई, जो इस यादू को तोड़ने के लिए काफी थी। मयूरा, ब्रेकफास्ट तैयार है, कार्तिक को भी बुला लो। दोनों अचानक एक दूसरे से अलग हुए, जैसे बिजली के करंट लगने से। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें फिर से झुक गई थी, अब शर्म और भ्रम से। कार्तिक ने कहा, अपनी आवाज को हल्का और मजाकिया बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए, चलो ड्रामा खत्म करते हैं, नॉर्मल बन जाओ। पर उसके नॉर्मल शब्द ने मयूरा के भीतर का तूफान और भड़का दिया। उसने तेज कम कपाती हुई आवाज में कहा, तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है क्या कार्तिक? ये कोई गेम नहीं है। कार्तिक ने गंभीर होकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में अब कोई हल्कापन नहीं था, सिर्फ एक गहरा, दर्दनाक सच था। जब से तुम मिली हो मयूरा, सारे मजाक खत्म हो गए हैं। वो पंक्ति मयूरा के दिल में ऐसे लगी जैसे बर्फीले आकाश से कोई बिजली गिरकर उसकी आत्मा को झकझोर गई हो। 3. नाश्ते की मेज पर चुप्पियां। नाश्ते की मेज पर तीनों बैठे थे। माहौल अजीब था। आदित्य अपने फोन में किसी मैसेज पर ध्यान दे रहा था। कार्तिक अपने कॉफी के प्याले को बार बार हिला रहा था। उसकी नजरें टेबल की लकड़ी के गठानों पर स्थिर थीं। मयूरा चुपचाप अपनी प्लेट में रखे ऑमलेट को काट रही थी। हर टुकड़ा उसके गले में अटकता सा लग रहा था। उसकी नजरें चोर दृष्टि से कभी आदित्य के भोले, विश्वास से भरे चेहरे पर जाती थीं, तो कभी कार्तिक के उदास, तनावग्रस्त चेहरे पर। हर बार जब वो कार्तिक की तरफ देखती, उसकी नब्ज तेज हो जाती। आदित्य ने अचानक फोन नीचे रखा और दोनों की तरफ देखा। कल रात तुम दोनों थोड़े अजीब लग रहे थे। सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। मयूरा का दिल एक जोर की धड़कन मारकर रुक सा गया। उसने तुरंत बहुत जल्दीबाजी में कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। बस ठंड की वजह से सिर में थोड़ा दर्द था, शायद मैं थोड़ी बेचैन लग रही थी। कार्तिक ने भी एक नकली हल्की मुस्कान चिपकाकर कहा, हाँ यार, ये ठंड हड्डियों तक में समा जाती है। रात को नींद भी ठीक से नहीं आई। पर आदित्य के चेहरे पर एक हल्का सा शक साफ झलक रहा था। वो अपने दोस्त के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कार्तिक की आंखों में गहराई से देखा। वहां उदासी थी, थकान थी, एक अशांति थी, पर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वजह क्या है। उसने सोचा शायद कार्तिक के काम का तनाव है, या फिर अकेलेपन का एहसास। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी उसके इस दोस्त के अकेलेपन का कारण बन सकती है। 4. आग के सामने आग भीतर। रात फिर आई। बर्फ का कोहरा और गहरा हो गया था। तीनों फिर से लिविंग रूम में फायरप्लेस के पास इकट्ठा हुए। लकड़ियां चटचटाकर जल रही थीं। उनकी लपटों ने कमरे की दीवारों पर नाचते हुए साए बनाए थे। एक बोतल वाइन खुली थी।
आदित्य थोड़ा नशे में खुशनुमा मिजाज में था। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, यार कार्तिक, तुझे मेरे जैसा होना चाहिए था। एक लड़की से दिल लगाया, शादी कर ली और जिंदगी सरल और सीधी। तू तो हर किसी से वही मशहूर मुस्कान बिखेरता रहता है, पर किसी के लिए दिल नहीं लगाता। कार्तिक ने वाइन के अपने गिलास से एक बड़ा घोंट लिया। उसकी नजरें आग की लपटों में खोई हुई थीं। हल्की, किंचित कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, मुस्कान तो मैं सबको देता हूं आदित्य, दिल, दिल सिर्फ एक को देता हूं। आदित्य की भौहें तन गई। ओहो, कौन है वो एक? कभी बताया ही नहीं तूने। कार्तिक ने गिलास को हाथों में घुमाया। लाल रंग की तरल चंचलता को देखते हुए उसकी आवाज गंभीर और थोड़ी धुंधली हो गई। पता नहीं यार, खुद से ही पूछ रहा हूं कि कौन है वो, कहाँ है वो, और क्या वो कभी मेरी हो पाएगी। मयूरा, जो एक कोने में सोफे पर सिमटी बैठी थी, उसने अपनी आंखें झुका ली। उसके कानों में कार्तिक के शब्द गूंज रहे थे। वो जानती थी कि ये शब्द उसके लिए थे। एक अदृश्य धागा जो आग की लपटों के बीच से होकर गुजर रहा था, उसे कार्तिक से बांध रहा था। आदित्य ने कार्तिक की बात को उसके अकेलेपन का रोना समझा और हंस दिया। अरे मिल जाएगी कोई ना कोई तेरे लायक, तो ही तो है जो ढूंढने की कोशिश नहीं करता। पर आदित्य के दिल के किसी कोने में उस शक का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया था। वो बीज अभी सोया हुआ था, पर जागने का इंतजार कर रहा था। रात और गहरी हुई। आदित्य सोने चला गया। मयूरा अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखें अंधेरे को घूर रही थीं। वो अपने दिल को समझाने की, उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, पर वो दिल अब उसकी नहीं सुन रहा था। उसकी यादों के पर्दे पर कार्तिक का चेहरा, उसकी आंखें, उसका स्पर्श बार बार उभर रहा था। और वो बर्फीली टेरेस वाली रात, वो अब एक सपना नहीं, बल्कि एक जीवित सच्चाई बन चुकी थी जो उसके विवेक को कचोट रही थी। 5, एक विदाई और एक वादा। सुबह जब मयूरा उठी तो उसने देखा कार्तिक अपना बैग पैक कर रहा था। उसका दिल एकाएक भयानक गति से धड़कने लगा। वो बाहर आई। ज, जा रहे हो? उसने पूछा, आवाज लगभग फुसफुसाहट में। कार्तिक ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक नई तरह की निश्चिंतता थी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। हाँ, थोड़े दिन के लिए श्रीनगर चला जाऊंगा। एक ब्रेक लेने की जरूरत है। शायद मैं यहां ज्यादा देर रहा तो कुछ और बिगड़ जाएगा, कुछ ऐसा जो शायद हम सब संभाल ना पाए। मयूरा के गले में एक गांठ सी आ गई। उसकी आंखें भर आईं। कार्तिक, कुछ बिगड़ा तो पहले ही था, उस रात टेरेस पर। कार्तिक रुक गया। उसने मयूरा की तरफ देखा और एक कोमल, दुखी भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो फिर उसे संभाल लो मयूरा। संभालो नहीं तो याद रखना, इस बर्फ के नीचे सिर्फ प्यार ही नहीं, डर भी दबा हुआ होता है। और डर, डर प्यार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और वो चला गया। उसकी कार की लाइट्स बर्फीले रास्ते में धीरे धीरे गुम हो गईं। पीछे से आदित्य आया। वो कहाँ गया? कुछ कहा? मजूरा ने जल्दी से आंसू पोंछे। बस बस यही कहा कि कुछ दिन बाद वापस आएगा। काम का कुछ जरूरी काम है श्रीनगर में। आदित्य ने थोड़ी देर चुपचाप बाहर झांका, जहां कार्तिक के टायरों के निशान बर्फ पर पड़े थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, पता नहीं, लगता है कार्तिक बदल गया है पिछले कुछ दिनों से। पहले जैसा खुला बेफिक्र नहीं रहा। मयूरा ने बस एक हल्की, कमजोर मुस्कान दी, पर उसके भीतर एक तूफान मचा हुआ था। कार्तिक के जाने से ठंड और भी तीखी महसूस होने लगी थी। वो बालकनी में खड़ी हो गई। बर्फ अब भी गिर रही थी, निरंतर अथक, पर उसके बपने भीतर एक और बर्फ जम चुकी थी। अपराध के बोध की, डर की, एक अधूरे प्यार की। उसने रेलिंग को अपने ठंडे हाथों से पकड़ लिया। उंगलियां सुन्न हो रही थीं, पर अंदर का दिल एक भट्टी की तरह धधक रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, आज फिर टेरेस पर? तुम्हें बर्फ देखना कब से इतना पसंद हो गया? मयूरा ने पलट कर देखा। आदित्य खड़ा था, उसके हाथ में 2 मग गर्म चाय के। उसके चेहरे पर वही पुरानी भोली, पूर्ण विश्वास से भरी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर मयूरा का दिल और भारी हो गया, जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा हो। बस शांति मिलती है, मयूरा ने कहा। हाँ, कार्तिक के साथ उस दिन गई थी ना टेरेस पर, उसी दिन से शौक लग गया लगता है। उसे तो हर जगह, हर चीज में रोमांस नजर आता है, बर्फ में भी, बारिश में भी, धूप में भी। वो हंसता हुआ अंदर चला गया, पर उसकी उस बात ने मयूरा के दिल में तीर की तरह चुभन पैदा कर दी। रोमांस? क्या ये सब सिर्फ एक रोमांस था, या कुछ और, कुछ गहरा, कुछ खतरनाक? उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था जो उसकी नींद उड़ा रहा था। मैं क्या कर रही हूं, और मैं ये सब कब तक छुपा पाऊंगी? 6, वापसी और अंतिम दावों।
शाम ढल चुकी थी जब कार्तिक वापस आया। वो एक नई चमकदार जैकेट पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो कुछ साबित करने, कुछ हासिल करने की ठान कर लौटा हो। आदित्य ने उसका स्वागत किया। अरे वाह, हीरो लौट आया। कैसा रहा? चल आज थोड़ी मस्ती करते हैं। तीनों फिर से फायरप्लेस के पास बैठे, वाइन की नई बोतल खुली। कमरा हीटर और आग की गर्मी से इतना गर्म था कि बाहर की ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। बर्फ से ढकी खिड़कियों के बाहर चांदनी रात में बर्फ चमक रही थी और उसकी नीली परछाई कमरे के अंदर तक आकर पिघल रही थी। कार्तिक सोफे के एक कोने पर बैठा था, मयूरा उसके सामने एक आर्मचेयर पर, आदित्य बीच में फर्श पर बैठा लैपटॉप लेकर मूवी चलाने में लगा हुआ था। कार्तिक ने हल्के स्वर में कहा, यार कोई रोमांटिक फिल्म लगाओ ना, मूड बना है। आदित्य ने हंसकर पूछा, रोमांटिक? तू कब से रोमांस देखने लगा कार्तिक? कार्तिक मुस्कुराया, उसकी नजर एक पल के लिए मयूरा पर टिकी। ठंड में रोमांस महसूस होता है, समझा कर। जब बाहर सब कुछ जमा हुआ हो तो भीतर की गर्मी और भी तीव्र लगती है। आदित्य ने मजाक में कहा, ओए ठंड में रोमांस क्या होता है, ठंड में तो बस रजाई और हीटर ही महसूस होते हैं। दोनों हंसे, पर मयूला के गालों पर एक हल्की सी लालिमा थी, जो आग की लपटों के कारण नहीं बल्कि कार्तिक के शब्दों के कारण थी। कार्तिक उसके हाव भाव देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मूवी शुरू हुई। कमरे की रोशनी धीमी कर दी गई। स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उनके बीच का तनाव पर्दे पर साफ झलक रहा था, और वही तनाव, वही अदृश्य खिंचाव कमरे में भी मौजूद था। धीरे धीरे बिना किसी आहट के कार्तिक ने अपनी कुर्सी को मयूरा की तरफ खिसकाया। आदित्य अपने फोन में किसी मैसेज में व्यस्त था। मयूरा का हाथ सोफे के किनारे पर रखा था। कार्तिक का हाथ उसके बिल्कुल पास आ गया। गलती से या जानबूझकर उनकी उंगलियां एक पल के लिए छू गईं। बस एक सेकंड का स्पर्श, पर उस एक सेकंड ने मयूरा के पूरे शरीर में विद्युत का संचार कर दिया। उसने तेजी से कार्तिक की तरफ देखा, अपनी आंखों में एक चेतावनी भरकर, रुको, बस करो। कार्तिक ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बहुत धीरे से, केवल होठ हिलाकर कहा, प्यार आंखों से नहीं रुकता, मयूरा। उसी वक्त आदित्य ने सिर उठाया। क्या हुआ? तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? फिल्म पसंद नहीं आ रही? कार्तिक ने तुरंत अपनी आवाज को सामान्य बनाते हुए जवाब दिया, नहीं, यहां बस ये सीन दोहराया सा लग रहा है, पुरानी फिल्मों वाला फॉर्मूला। आदित्य हंसा। अच्छा चलो कोई और चला देता हूं। वो फिर लैपटॉप में लग गया। उसी अवसर का फायदा उठाते हुए कार्तिक ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मयूरा के बालों की एक लट को, जो उसके चेहरे पर आ गया था, पीछे किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मयूरा के गाल से हुआ। मयूरा ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे उस स्पर्श को महसूस करना चाहती हो, उसे अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। कार्तिक के होठ उसके कान के पास आए और बिना आवाज के फुसफुसाए, तुम्हारे बिना ये जगह भी सूनी लगती है। मयूरा ने आंखें खोली। कार्तिक के चेहरे पर एक शरारती पर गहन भावनाओं से भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में जज्बातों की आग धधक रही थी। 7 आग, आखिरी सच और एक नई शुरुआत। मूवी खत्म हुई। आदित्य ने खिंचाई लेते हुए कहा, चलो मैं तो सोने जा रहा हूं। वैसे भी, उसने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की आपस की केमिस्ट्री स्क्रीन वाली केमिस्ट्री से ज्यादा दिलचस्प लग रही है आजकल। वो हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। शायद वो मजाक कर रहा था, पर उस मजाक में एक अजीब सी सच्चाई थी, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब कमरा सिर्फ दो लोगों के लिए रह गया था। फायरप्लेस में लकड़ियां चटक रही थीं। उनकी रोशनी कार्तिक और मयूला के चेहरों पर नाच रही थी, उनके भीतर के संघर्ष को उजागर कर रही थी। कार्तिक ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, तुम्हें एहसास है मयूरा, हम जितना इससे भागने की कोशिश करते हैं, यह एहसास उतना ही हमें करीब खींच लाता है, जैसे चुंबक हो। बस करो कार्तिक, मयूरा ने कहा, आवाज में थकान और हार मिली हुई। आज नहीं, आज और नहीं सुन सकती। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखा, जहां आंसुओं का सागर लहरा रहा था। आज नहीं तो कब? कल? परसों? सालों बाद? समय इस एहसास को मार नहीं सकता मयूरा, ये तो और गहरा होता जाएगा। खामोशी छा गई। सिर्फ आग की चटचटाहट और उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कार्तिक ने फिर कहा, तुम्हें एहसास है मयूरा, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, मैं वादा करता हूं। बस बस यहीं बैठकर तुम्हें देखता रहूंगा, क्योंकि तुम्हें देखना भी एक
दुआ के बराबर है मेरे लिए। और उस पल सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ आग की लपटों की आवाज थी, और उन दोनों के बीच प्यार और पाप की, वफा और बेवफाई की सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं। रात के 2 बजे थे जब आदित्य के कमरे से आवाज आई। अरे, बिजली चली गई क्या? कार्तिक ने तुरंत कहा। मैं देखता हूं, फ्यूज चेक करता हूं। वो उठा और बाहर गया। अचानक अंधेरे में अकेली बैठी मयूरा के दिल में एक भयानक बेचैनी छा गई, जैसे बर्फ के नीचे दबा कोई सच कोरी बर्फ के पिघलने की प्रतीक्षा में अब जागने वाला हो। उसे लगा जैसे सब कुछ उजागर होने वाला है। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई। आदित्य ने दूर से कहा, थैंक्स यार। कार्तिक की आवाज आई, जो लिविंग रूम तक साफ सुनाई दी। कोई बात नहीं, कभी कभी अंधेरा भी जरूरी होता है, कुछ चीजें साफ दिखाई देती हैं। मयूरा ने कार्तिक की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ा था, और बिना एक शब्द कहे दोनों समझ गए ये कहानी अब सिर्फ उनका रहस्य नहीं रही, ये एक दिल का धोखा बन चुकी थी। एक ऐसा धोखा जो अब आग की लपटों की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक के कमरे में जाने के बाद मयूरा फिर से फायरप्लेस के पास आई। आग अब धीमी पड़ रही थी, लपटों की जगह अंगारे बचे थे, पर उसके भीतर की आग अब भी धधक रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिमाग में बार बार कार्तिक की वो पंक्ति गूंज रही थी, दिल वजह नहीं मानता। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, काश सुबह हो जाए, काश ये रात खत्म हो जाए और सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगे। पर सुबह कब आई वो उसे खुद भी नहीं पता चला। नींद और जागरण के बीच का वो समय धुंधला सा था। अगले दिन आदित्य जल्दी उठ गया था। उसने रसोई में जाकर कॉफी बनाई और 2 मग तैयार किए, एक अपने लिए, एक मयूरा के लिए। वो अपनी पत्नी के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ, दोनों मग हाथ में लिए, और उसके चेहरे पर एक गहरी दुखी भरी समझ थी। शायद वो अंधेरा जिसकी बात कार्तिक ने की थी, आदित्य के लिए भी कुछ सच्चाइयां लेकर आया था। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास रहा, एक साए की तरह, एक सहारे की तरह। उसने कार्तिक की यादों से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसने मयूरा के दर्द के साथ चलना सीख लिया, उसकी चुप्पी को समझा, उसके आंसुओं को सहेजा, और उसे समय देने की प्रतीक्षा की। और धीरे धीरे वक्त ने अपना काम किया। बर्फ पिघली, बसंत आया, फिर गर्मियां, और मयूरा के दिल का बोझ भी आदित्य के अनंत प्यार और मुंह प्रेम के सामने धीरे धीरे हल्का होने लगा। कुछ साल बाद आदित्य और मयूरा के घर एक नन्हे मेहमान ने जन्म लिया, एक सुंदर स्वस्थ बेटा। नामकरण के दिन आदित्य ने ही सुझाव दिया, इसका नाम कार्तिक रखते हैं। मयूरा हैरान रह गई, उसकी आंखों में फिर से पानी भर आया। पर क्यों? आदित्य मुस्कुराया। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि कार्तिक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्यार की तीव्रता सिखाई, दर्द की गहराई सिखाई, और माफी की शक्ति सिखाई। और इस बच्चे के साथ वो हिस्सा एक नई शुरुआत बनेगा, एक साफ निर्मल शुरुआत। उस दिन शाम को फायरप्लेस के पास बैठकर छोटे कार्तिक को गोद में लिए हुए मयूरा ने आदित्य से कहा, शायद शायद अब मुझे समझ आया, पहला प्यार या जो तीव्र आकर्षण होता है वो सिर्फ एक तूफानी एहसास होता है, एक ज्वाला जो धधकती है और बुझ जाती है। पर एक सच्चा प्यार, एक मर्द का सच्चा प्यार वो होता है जो उस ज्वाला को देखकर भी नहीं डरता, जो सब कुछ सहकर भी, सब कुछ जानकर भी कभी हार नहीं मानता, कभी छोड़ता नहीं। वो प्यार एक शांत गहरी नदी की तरह होता है, जो चुपचाप बहती रहती है और हर किनारे को उपजाऊ बनाती है। आदित्य मुस्कुराया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को देखा, जिनकी परछाइयां आग की रोशनी में दीवार पर एक हो रही थीं। उसने कहा, जिंदगी बर्फ की तरह है मयूरा, लगातार गिरती रहती है, कभी कोमल, कभी कठोर। पर अगर दो दिल सच्चे हों और उनमें गर्मी हो, तो कोई भी बर्फ कितनी भी ऊंची क्यों न जम जाए, पिघल ही जाती है। और जहां बर्फ पिघलती है, वहां नई जिंदगी उगाती है। बाहर फिर से बर्फ गिर रही थी, निर्मल शांत श्वेत, पर कुटिया के अंदर आग की गर्मी थी, एक नन्हे बच्चे की किलकारी थी, और दो दिलों के बीच एक ऐसा बंधन था जो अग्नि और हिम दोनों की परीक्षा से गुजरकर अब अटूट हो चुका था। बर्फ के नीचे दबे वो राज, वो प्यार और वो गुनाह अब पिघल चुके थे। उनकी जगह एक नई समझ, एक गहरी कृतज्ञता
और एक शुद्ध प्रेम ने ले ली थी, जो शायद रोमांटिक नहीं था, पर जिसकी जड़ें अब जीवन की धरती में इतनी गहरी थीं कि कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता था।